स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। कुपवाड़ा एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मारा गया है। सरहद पर मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तानी बैट के एक एक्शन को नाकाम कर दिया है। गोलियों का निशाना जारी है, गोलियों का तबादला भी लगातार जारी है। गोलियों के तबादले में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है। और रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर। रिफत, इस वक्त क्या ताजा जानकारी मिल रही है? ऑपरेशन तो जारी है लेकिन 5 सिक्योरिटी के एहलकार जख्मी हुए हैं। खबर यह भी है कि एक पाकिस्तानी बैट का एक मेंबर मारा गया है। अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरीके से पहले खबर आई थी और आर्मी ने यह कहा था कि एक पाकिस्तानी पर्सन मारा गया है, और साथ ही आर्मी ने कंफर्म किया था कि आर्मी के 2 सोल्जर जवान जो हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन खबर यह है कि एक आर्मी की पिकेट पे, यानी इंडियन आर्मी की पिकेट पे बैट एक्शन हुई थी, यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तानी आर्मी की, उन्होंने हमला किया था और उसमें बैट टीम का एक आदमी जो है वो मारा गया है। लेकिन खबर यह भी है कि इंडियन आर्मी के 5 लोग घायल हुए हैं, और अनऑफिशियल खबर यह है कि एक जो है वो जख्मों की ताब डालकर दम तोड़ बैठा है, एक आर्मी जवान। और बताया जा रहा है कि 5 में से एक कैप्टन रैंक का भी ऑफिसर है। हालांकि आर्मी की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है। आर्मी का कहना है अभी तक कि 2 आर्मी सोल्जर जख्मी हो गए, लेकिन ये अनऑफिशियल खबर है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो ऐसे में अभी हमें वेट करना होगा कि आर्मी की क्या कुछ कंफर्मेशन आती है। लेकिन समझा यही जा रहा है कि एक बैट एक्शन थी, यानी बॉर्डर एक्शन टीम जो है पाकिस्तानी आर्मी की, उनकी तरफ से ये इंडियन पोस्ट पे हमला किया गया था। और अभी बाकी डिटेल्स विशाल इमर्ज हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से ये हमला हुआ है तो उसमें यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आर्मी की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है। लेकिन अभी जब ऑफिशियल वर्जन आएगा तो उसके बाद डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, ये काफी ये खबर काफी बड़ी हो सकती है। जैसा आप बता रहे हैं कि एक जो बंदा मारा गया है पाकिस्तान की तरफ से, वो बैट का यानी पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम का एक मेंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर, अगर ये बात साबित होती है तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट मानी जाएगी। ट्वीट जिसे आप एक्स कहते हैं, अगर आर्मी का ट्वीट हम देखें तो उसमें साफ लिखा था कि पाकिस्तानी पर्सन, उसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तानी आर्मी का ये मेंबर हो सकता है, या बैट जो उनकी टीम है बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तानी आर्मी की, वो हो सकता है। उसमें मिलिटेंट नहीं लिखा था। अदरवाइज नॉर्मली वो टेररिस्ट या मिलिटेंट लिखते हैं, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी आर्मी बाकी चीजें वेरीफाई कर रही है। और ये भी लिखा था कि ऑपरेशन जारी है, यानी एक ऑपरेशन नहीं, इस एरिया में कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर है फिलहाल कि आर्मी के 5 सोल्जर घायल हुए हैं इस एक्शन में। क्या अभी कुछ और आर्मी के पर्सनल की मौत हुई है? एक की अभी अनऑफिशियली रिपोर्ट आ रहे हैं जिनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, तो अभी वेट करना होगा। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि हम कुपवाड़ा में ही हैं इस वक्त और हम भी मच्छर की तरफ जा रहे हैं। तो स्पॉट से हम कोशिश करेंगे जो हमारे नाजरीन हैं उनको ग्राउंड जीरो से दिखाएं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। रिफत, जहां तक हम बता सकते हैं अपने नाजरीन को, जितना सिक्योरिटी के मद्देनजर नहीं बताना या बताना आप बेहतर समझते हैं, हमें ये बताएं कि ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, अगर ऑपरेशंस की बात आ रही है, इसका मतलब है कि एरिया में कई ग्रुप्स हो सकते हैं मिलिटेंट्स के, दहशतगर्दों के। तो ये इस एरिया के बारे में थोड़ा अगर आप रिवील कर सके, बता सके। देखिए, इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स लगातार हो रहे हैं। आर्मी या पुलिस का ये कहना है कि उस पार, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्चिंग पैड्स हैं, जहां पे कुछ लोग कह रहे हैं 300 मिलिटेंट्स हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 700 मिलिटेंट्स हैं। तो अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेट करने की। आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते केरन सेक्टर में 5 मिलिटेंट मारे गए थे, 2 अलग अलग ऑपरेशन में। पहले ऑपरेशन में 3 और दूसरे ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट मारे गए थे। तो यह ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है।
लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उस पार से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं और कुछ अटेम्प्ट कामयाब हुए हैं, यानी कुछ मिलिटेंट इस पार आ चुके हैं जिनकी तलाश इस वक्त जारी है। जी रिफत, क्या ये ऐसा मौसम है, क्या इस मौसम में इन्फिल्ट्रेशन की ज्यादा कोशिशें होती हैं? किस तरह से इस मौसम का जो इन्फिल्ट्रेटर्स है वो फायदा उठा पाते हैं, या कैसे उन्हें क्यों लगता है कि ये मौसम बेहतर है इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए? देखिए विशाल, गुरेज से लेके कुपवारा से लेके बारामूला, हाजी पीर सेक्टर के छोर, राजौरी और पुंछ, ये पीर पंजाल फॉरेस्ट आता है 704 जी। और उस पार जगह जगह पे लॉन्चिंग पैड्स हैं जो और यहाँ पे आर्मी के सोर्सेज बता रहे हैं, आर्मी ऑफिशियली बता रही है। तो कहाँ कहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स हैं और वहां पे जो है इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होती है। गुरेज का पत्तौर सेक्टर एक बार बहुत बड़ा रूट था इन्फिल्ट्रेशन का, वहां पे फेंसिंग बढ़ा दी गई। केरन करना या टंगरार का जो एरिया है वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होती है। उड़ी में कई सारे सेक्टर हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, और राजौरी पुंछ में पिछले 8-10 साल से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई थी, लेकिन हमने देखा कि रिसेंटली काफी सारे अटेम्प्ट हुए हैं और वहां पे भी आर्मी पे जगह जगह पे हमला हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि अब उस पार से कोशिशें हो रही हैं। और आपने मौसम की जहां तक बात की, अभी बर्फ पिघल गई है पहाड़ों में, और यही समझा जाता है, यही एक मौसम होता है जब घुसपैठ की या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जाती हैं, दरअंदाजी की कोशिशें की जाती हैं। तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि इस बार क्योंकि बर्फ पिघल गई है और जो भी लॉन्चिंग पैड्स पे मिलिटेंट है वो अंदर आने की ताक में होंगे कि कब वो इस पार आ सकेंगे। कुछ जंगलों में रहते हैं और कुछ बस्तियों में जाते हैं। रिफत, एक आखिरी सवाल, एलजी मनोज सिन्हा ने काफी सख्त बयान दिया है कि फन कुचल दिया जाएगा। इससे पहले बीजेपी के कई सीनियर लीडर, चाहे वो रविंद्र रैना हो या फिर कविंदर गुप्ता, वो तमाम लोग ये बात कह चुके हैं कि तमाम आतंकवादियों का सफाया किया जाएगा, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाएगा। तो क्या इस तरह की कोई कोशिश, क्या इस तरह का कोई एफर्ट आप देख पा रहे हैं? देखिए, कोशिश में कभी कमी नहीं थी। 35 साल से लगातार यहाँ पे मिलिटेंसी चल रही है और ऑपरेशन ऑल आउट हो, बाकी ऑपरेशन हो। हाँ, जरूर है कि जो लोकल मिलिटेंट्स है, यानी विद इन द कश्मीर वैली लोकल जो है, उनकी तादाद कम हुई है, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और हमले भी हुए। तो रिसेंटली अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो आर्मी को काफी नुकसान पहुंचा है जगह जगह पे। आज भी अगर 5 आर्मी सोल्जर्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो घायल हुए और उसमें से एक जख्म किताब ना लेकर दम तोड़ बैठा है, तो आर्मी को नुकसान जरूर पहुंचा है। तो राजौरी पुंछ में भी ऐसा देखा गया, डोडा और कठुआ में भी ऐसा देखा गया। हालांकि पॉलिटिशियंस हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनको तो ये कहना ही है कि अलर्टनेस और बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि हालात, अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो हालात में बेहतरी क्यों नहीं है, क्यों ये अटैक्स हो रहे हैं? तो उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है। सरकार की अपनी लाइन है, ऑफिशियल लाइन, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट बढ़ गए हैं और आर्मी को नुकसान हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या जो फॉरेस्ट में जंगल वॉरफेयर जिसे कहते हैं या माउंटेन वॉरफेयर है, क्या उसमें स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है? क्योंकि अभी तक हिंटरलैंड में ही कोशिशें की जा रही थी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाए जाने की, चाहे वो एसओजी के थ्रू हो, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, जो भी लोग हो, वो ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे थे। लेकिन जंगलों में ऑपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसका उतना ज्यादा मुदाखलत नहीं सीआरपीएफ की, नहीं एसएसबी की, नहीं, बल्कि आर्मी और बीएसएफ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, ज्यादा आर्मी की प्रेजेंस है। तो क्या आर्मी अपनी स्ट्रेटेजी बदलेगी या पाकिस्तान को बताया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि इसे ग्रिम सिचुएशन कहा जा सकता है। विशाल, बहुत शुक्रिया रिफत आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रिफत ने हमें बताया है कि सिचुएशन इस वक्त क्या है, और जो उन्होंने बताया कि 5 फौजी जवान जो हैं इसमें जख्मी हुए हैं, और जो गैर मुसद्दका रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक जवान जो है जख्मों की ताब ना लाकर जो है वो शहीद हो चुका है, लेकिन इसकी अभी पुष्टि होना बाकी है आधिकारिक सूत्रों से। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। दिल्ली में एक प्रोग्राम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों को खाना नहीं फराहम कर पा रहा है, लेकिन दहशतगर्दी का जहर भारत में फैला रहा है।
अगर आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो मैं आंकड़े दे सकता हूं जिसमें मैं कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों में क्या बदलाव हुआ। मैं वो आंकड़ा नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि कश्मीर में जिन तंजीमों के बड़े कमांडर थे अब कोई बचे नहीं। नया रिक्रूटमेंट लगभग शून्य हो गया। जम्मू संभाग में हमारे पड़ोसी मुल्क ने हताशा और निराशा में जो अपने नागरिकों को भोजन नहीं दे पा रहा, उसने दुस्साहस किया है भारत के सामर्थ्य की परीक्षा लेने की। और आज मैं कहना चाहता हूं कि उस फन को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, हमारे सेना के बहादुर जवान हो या CAPF के लोग हैं, मिलकर के रणनीति बनाए हैं। ये समय की बात है। मैं समझता हूं अंतोगत्ता उनका भी असर वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वैन ट्रैक्टर की मदद से बच्चों का रेस्क्यू। अग्निवीरों पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में मिलेगा आरक्षण। NTA ने जारी किया नीट UG का फाइनल रिजल्ट, 4 लाख कैंडिडेट्स के रैंक बदले। एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया बांग्लादेश चित्रोका सिंह, स्मृति बंधाना और राधा यादव की अहम भूमिका रही। पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी से पहले बवाल, रेलवे ट्रैक पर आगजनी और तौर पर रेल नेटवर्क बुरी तरह से फेल। डायरेक्टर फराह खान की मां का निधन, कई बार सर्जरी हो चुकी थी, पिता की मौत के बाद मां ने ही परिवार संभाला था। अमिताभ ने शुरू की KBC 16 की शूटिंग, पूरी टीम नए सेट पर हुई शिफ्ट, 12 अगस्त को होगा प्रीमियर, 100 एपिसोड शूट किया जाएंगे। धनुष ने खुद को बताया आउटसाइडर, सोशल मीडिया यूजर्स ने किया ट्रोल, बोले आप भूल गए डायरेक्टर पिता ने आपको लॉन्च किया था। दीपिका पादुकोण ने हॉलीवुड फिल्म द व्हाइट लोटस S3 को ठुकराया, प्रेगनेंसी के चलते लिया काम से ब्रेक। पीएम मोदी की पाकिस्तान को 2-2, कहा आतंकवाद के आका सुन ले, हमारे जाबाज आतंकवाद को पूरी तरह ताकत से देंगे कुचल, नापाक मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। करगिल दिवस पर जम्मू कश्मीर को लेकर बोले पीएम मोदी, कुछ दिन बाद भारत युद्ध सत्र खत्म होने के पूरे होंगे 5 साल, दशकों बाद कश्मीर में खुले सिनेमाघर, ताजिया निकला, धरती का इस वक्त शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने करगिल में सबसे ऊंचे टनल श्रिंको ला टनल का किया शिलान्यास, बोले लद्दाख में बह रही विकास की नई धारा। पीएम ने अग्निवीर योजना पर दिया बयान, कहा अग्निवीर योजना से सेना होगी सशक्त, मेरे लिए राष्ट्र की सुरक्षा है सर्वोपरि। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, मातृभूमि की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले को किया सलाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में हो रही मीटिंग और इस मीटिंग में रियासतों के वज़ीर आला और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं। इस मीटिंग में 2043 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग का कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद में शामिल पार्टियों ने बायकॉट किया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक यहां राष्ट्रपति भवन में शुरू हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम भाजपा के राज्य शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और इंडिया अलायंस की तरफ से सिर्फ ममता बनर्जी यहां पर बतौर मुख्यमंत्री शामिल हो रही हैं और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि कई केंद्रीय मंत्री जिसमें राजनाथ सिंह हैं, JP नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं, तो वो सब लोग यहां शामिल हैं। आज की जो बैठक है इसका प्रमुख रूप से एजेंडा है 2047 में भारत को विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है वो कैसे पूरा किया जाएगा, उसका खाका यहां पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हो रही है उसमें तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि 2047 तक भारत की 30 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे होगी
उसके रास्ते में आने वाली अड़चनों को कैसे दूर किया जाएगा, गरीबों का जीवन स्तर कैसे ऊपर किया जाएगा, उनको केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं हैं कैसे उनका लाभ मिले, तमाम बातों पर यहां चर्चा की जाएगी और उनको पर क्रियान्वयन के लिए भी अंतिम मोहर लगेगी। मुख्यमंत्रियों के साथ तमाम राज्यों के मुख्य सचिव वो भी यहां बैठक में हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और 2047 यानी विकसित भारत का जो सपना केंद्र सरकार देख रही है उस पर यहां पर अंतिम मोहर लगेगी और क्रियान्वयन कैसे होगा उस पर भी फैसला लिया जाएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और जेकेपीडीपी आज अपना 25वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर श्रीनगर में एक जलसे का इनेकाद किया गया। इस इजलास में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर लीडर और कारकुनान शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से पार्टी लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में इस जलसे में शामिल हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हर साल ये हम 28 जुलाई को मनाते हैं फाउंडेशन डे, लेकिन आज हमने 27 जुलाई को इसलिए मनाया क्योंकि कल संडे है और यहाँ संडे मार्केट लगता है। हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इस वजह से हमने प्रिपोन किया एक दिन और 27 जुलाई को आज के दिन हम ये मना रहे हैं। तो ये हर साल हम मनाते हैं और बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं थ्रू आउट कश्मीर वैली वो इसमें शिरकत करते हैं, वो आते हैं और हमें आज भी उम्मीद है कि भारी तादाद में यहाँ लोग आएंगे हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती की तकरीर सुनने के लिए। और ये एक हिस्टोरिकल दिन हमारे लिए है, 25वां यौम तासीस है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि आज हमारी सिल्वर जुबली भी है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोग जोक दर जोक आएंगे और इसमें शिरकत करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी? नहीं, आज कोई ज्वाइनिंग नहीं है। तो आज सिर्फ ये हमारा फाउंडेशन डे है और उसके लिए जितनी भी तैयारियां ये हो रही हैं उसी के लिए हो रही हैं। बेग साहब, आज फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, इट्स 25th लाइक सिल्वर जुबली यहाँ पे। एक्सपेक्टेड है कि कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी? नहीं, ज्वाइनिंग का छोड़ दीजिए, आप यूम तासीस पे बात करेंगे। ये एक नैमुल बदल है जो मुफ्ती साहब ने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को दिया है। इसलिए ये फेस्टिवल की तरह हम मनाते हैं, बल्कि औरों से भी अपील करेंगे। ये जो मोनोपोली होती है ये ठीक नहीं है फॉर द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए ये नैमुल बदल के रूप में मुफ्ती साहब ने और महबूबा जी ने लाया है। हमें इसको एज नैमुल बदल मनाना चाहिए कि हमको नैमुल बदल मिल गया, कि इससे एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में बहुत मदद मिलती है, जो हेल्दी है, जो लोगों के लिए भी ठीक है और हम भी कंपटीशन में रहते हैं। इसलिए इसको नैमुल बदल समझ के, मुफ्ती साहब की एक अमानत समझ के सब लोगों को इसको मजबूत करना चाहिए। 7 तारीख को जम्मू में ऑपोजिशन लीडर्स की एक मीटिंग होने वाली है, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें? देखिए, अभी तो हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो महबूबा जी को पता हो या नहीं हो, आई डोंट नो, मगर हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर ये इन्फॉर्मेशन हमको पता चला आजकल, पता है आपको सोशल मीडिया में, कि कुछ पहले 5th को था, अब 7th को है। तो क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? हमें कोई सवाल लूंगा आपसे। आपने हमेशा कहा है, सेल्फ रूल की बात की है आपने, तो आपको लग रहा है कि सेल्फ रूल को लेके आज के पॉलिटिकल सिनारियो में वो आइडियोलॉजी कितनी रेलेवेंट है पीडीपी के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सुन रहे हैं, शोर बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजेपी जो है ये एक सोच है, इनका अपना एजेंडा है और बैटल ऑफ आइडियाज डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुपवाड़ा एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मारा गया है। सरहद पर मुस्तैद सिक्योरिटी एहलकारों ने पाकिस्तान बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम के एक्शन को नाकाम कर दिया है। गोलियों का तबादला जारी है। गोलियों के तबादले में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। गैर मुसद्दका रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा हमें अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, एक सिक्योरिटी जवान जो जख्मी था वो जख्मों की ताब नाला कर चल बसाया है, वो शहीद हो गया, लेकिन अभी उसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक तौर पर।
और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनाब त्यागी, और वो डिफेंस के माहिर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। ये जो जम्मू संभाग में लगातार जो दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जो कुपवाड़ा से ताज़ा जानकारी मिल रही है कि बैट का यानी बॉर्डर एक्शन टीम का एक मेंबर भी मारा गया, ऐसी खबरें हैं। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये ट्वीट पर जरूर आया है कि पाकिस्तानी एक मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ ये खबर है कि 5 जवान जो है वो जख्मी है, जिनमें से एक की जख्मों की ताब डालाकर वो शहीद हो गए हैं, लेकिन इसकी भी अभी पुष्टि होना बाकी है। मैं आपसे पूरे हालात पर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं कि ये क्या हो रहा है और क्या हमारी तरफ से क्या जवाब मिल रहा है। देखिए, जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो उसमें एक एक्शन से काम नहीं चलता जी, चारों तरफ से एक्शन होता है। हम भी जब युद्ध में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल आर्मी जाती है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, पूरा का पूरा देश उसमें जाता है। अब ये जो यहाँ पे आतंकवादी सिचुएशन है, ये इतना विकराल रूप ले चुकी है और पिछले कुछ दिनों में लगातार जो जम्मू संभाग में आतंकी हमले हुए हैं, उसमें कहें या ना कहें, लेकिन एक किस्म से आतंकियों को सफलता मिली है। अब एक्शन तो कई लेने हैं, लेकिन सबसे पहला एक्शन जो होता है वो उनका मनोबल कम करने का होना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि पुराने जमाने में भी जब लड़ाइयां होती थी तो सबसे पहले ये देखा जाता था कि वहां के राजा के ऊपर किसी तरह से अटैक हो ताकि सेना का मनोबल कम हो। ऐसे ही वो सारे एक्शन जो इन आतंकियों के मनोबल को कम करे, पहला तो वो है कि वो लिए जाने चाहिए। अब उसमें हम सजेस्ट ये करते हैं कि ये तो सबको मालूम है कि जब TRF ने अटैक किया था श्रद्धालुओं की बस पर, तो एक किसी स्लीपिंग सेल ने 6,000 रुपए लेकर उन्हें लोकेशन बता दी जी। ये भी मालूम है कि एक दूसरे अटैक के अंदर एक अलमारी के नीचे बंकर मिला था जिसमें बाकायदा वो छिपते थे, यानी कि स्लीपिंग सेल था। तीसरा में केस में एक लोकल गाइड ने कुछ पैसे लेकर ट्रक्स की लोकेशन बता दी थी। कुल मिला के बात यह हुई कि जो स्लीपिंग सेल है, इनकी वजह से आतंकियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अब इन्हें सफलता मिल रही है तो और बढ़ गया है। लिहाजा आवश्यकता है स्लीपिंग सेल के मनोबल को कम करने की, और स्लीपिंग सेल का मनोबल बढ़ता है कुछ किस्म के स्टेटमेंट से जो पॉलिटिकल लोग देते हैं, और असलियत तो ये है कि वो न केवल उनका मनोबल बढ़ाते हैं बल्कि परोक्ष रूप से कहें या ना कहें आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने इस हालात के दौरान एक ये बयान दिया कटाक्ष करते हुए कि देख लो, भारत सरकार ने 370 हटाई, लेकिन उसके बाद क्या आतंकवाद नहीं है? क्या आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं? ये वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान के पास एटम बम है और पाकिस्तान से POK लेकर तो दिखाओ। और ये वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन सर, मेरा सवाल ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं, हर इशू में अपना फायदा नुकसान देखते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो। ये बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि स्थिति अभी क्या है? क्यों ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीर से ज्यादा जम्मू संभाग में लगातार टारगेटेड जो है इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और उन्हें ऐसे क्या हालात हैं जिनसे उनको इन्फिल्ट्रेशन करके इधर आने में सहूलत हो जा रही है? देखिए, मैं तो ये बता देने को तैयार हूं, लेकिन पहले मेरी पहले वाला जो डिस्कशन कर रहा था उसकी लास्ट लाइन सुन लीजिए। लास्ट लाइन ये है कि अगर ऐसे नेता को या ऐसे पॉलिटिकल आदमी के खिलाफ एक्शन आप नहीं लेंगे तो पेड़ के पत्ते तोड़ते रहिए, टहनी तोड़ते रहिए, जड़ पे प्रहार नहीं करेंगे तो पेड़ नहीं कटेगा। लिहाजा एक एक्शन, चाहे कोई एक्शन हो, छोटा हो या बड़ा हो, किस नेता के खिलाफ लिया जाना चाहिए। अब मैं ये बताता हूँ कि जम्मू के अंदर ये क्यों हो रहा है। इसके कई कारण है। एक तो ये कि अमरनाथ यात्रा चल रही है, लिहाजा हमारे कमिटेड है, जम्मू में कम है। दूसरा ये कि चीन के सामने LAC के ऊपर हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। चीन उस प्रेशर को कम करना चाहता है, लिहाजा
बहुत मुमकिन है कि ये चीन की तरफ से एक प्लान हो, क्योंकि चीन डायरेक्टली इन्वॉल्व है कि यहाँ के फोर्सेज जम्मू में भेजे जाएं, और ऐसा हुआ भी। एक जम्मू संभाग के अंदर एक ब्रिगेड जिसके अंदर 3,500 से 4,000 ट्रूप होते हैं, उन्हें वह तैनात किया गया। यद्यपि वहां पे डेल्टा फोर्स पहले से तैनात थी, जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है, वहां पे रोमियो फोर्स पहले से तैनात थी। 500 पैरा ट्रूपर्स को भी वहां पे उतारा गया। तो लिहाजा जम्मू के अंदर अब सफिशिएंट फौज तो है, लेकिन इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नजर आया क्योंकि किस किस्म के हथियार जैसे माइक्रो सैटेलाइट फोन जो इन आतंकियों के पास से पहले मिले हैं, तो सीधे सीधे दर्शाते हैं कि इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट है। अब चाहे चीन का इन्वॉल्वमेंट हो या पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हो, ये तो कारण है। हमें तो ये इंश्योर करना है कि कारण कुछ भी हो, हमें इसको रोकना है। अब रोकने के लिए इसमें नॉर्मल तरीके से काम नहीं होगा सर, इसमें काम होगा वो होगा रेडिकल चेंजेस से। और रेडिकल चेंजेस ये है कि आज तक किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि वो आतंकियों का मनोबल बढ़ाते हैं। लिहाजा आतंकियों का मनोबल एक तो इस कार्रवाई से कम होगा कि एक ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई, जो मैंने आपको बताया, उसे किया जाए और उसके खिलाफ कुछ एक्शन हो। दूसरा, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये गुजरात नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहां आतंकवाद पुराने समय से है। हम तो इसे झेलते आ रहे हैं, झेलने वाली स्थिति अब खत्म होनी चाहिए। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक फौजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, इसलिए क्योंकि एक सिविलियन को इस बात का आइडिया नहीं होता कि एक रात भी ग्राउंड बंकर में, ऑपरेशनल एरिया में जब फायरिंग हो रही हो तब उस समय कैसा तजुर्बा होता है, ये हर एक पूर्व सैनिक को है। तो एक किसी फौजी गवर्नर को वहां पे तुरंत नियुक्त किया जाना चाहिए। और तीसरा मेरा कारण ये है कि जब एक तरफ प्रेशर हो तो उस तरफ दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ाया जाता है, जिसे कहते हैं चेंज ऑफ बैटल ग्राउंड। जब 1965 में पाकिस्तान ने अटैक किया था, उस समय कश्मीर पे प्रेशर को कम करने के लिए पंजाब की तरफ प्रेशर बढ़ाया गया और हम बिशोगिल कैनाल लाहौर तक पहुंच गए थे। ऐसे ही अब एक आवश्यकता है कि इधर ही तो ये एक्शन हो रहा है, मगर दूसरी तरफ ये एक्शन लिया जाए कि पीओके के अंदर जो लॉन्च पैड्स है उनकी लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमको अच्छे से मालूम है। हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। जब हम कोई एक्शन लेते हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी चू भी नहीं करती, बोलती नहीं, क्योंकि सब पाकिस्तान के चरित्र को जानते हैं और हिंदुस्तान की साख को भी जानते हैं। ऐसा ही तब भी हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, किसी ने उसका अपोज नहीं किया था। ऐसे ही अब हम अपनी स्ट्रेंथ ऑफ कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करें। हमारे पास अच्छे हेलीकॉप्टर है, मिसाइल है, हमारे पास में राफेल है, जिनमें ये कैपेबिलिटी है। हम अपनी ही जमीन से दुश्मन की जमीन पर लॉन्च पैड को तबाह कर सकते हैं, जिनकी लोकेशन हमें मालूम है। 2-4 को तबाह किया जाए तब तो एक्शन दिखाई देगा ना। हम खाली रिएक्शन ही करते रहे तो उससे काम नहीं चलेगा। वो ये किया जाए। मैंने आपको 3 बातें बताई और एक बात और बताना चाहता हूँ, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। और वो बात ये है कि हमें यूनिफाइड कमांड रखनी चाहिए। अब जो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम वहां पे ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं सर। वहां पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या जो बीएसएफ है या जो सीआरपीएफ है, ये होम मिनिस्ट्री में आती है। और जो हमारे फौज के सिपाही है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आते हैं। और जो पुलिस के सिपाही है वो जेएम के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। इन तीनों की तालमेल में समय लगता है। जब तक तालमेल होती है, ज्वाइंट ऑपरेशन होती है, तब तक जो आतंकी है वो भाग जाते हैं। रिएक्शन टाइम को कम से कम करना है। तो जैसे हम थिएटर कमांड बनाने की प्लान बना रहे हैं पूरे देश के अंदर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिला के, ऐसे ही यहाँ पे ये तीनों फोर्सेस को एक सिंगल कमांडर के अंडर रखा जाए ताकि रिएक्शन टाइम कम से कम हो सके। मैंने आपको 4 प्रपोजल बताए हैं, इनके ऊपर कुछ काम तो हो। मैं काफी दिनों से ये बात कह भी रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदलने में कितना टाइम लगता है, यूनिफाइड कमांड का ऑर्डर देने में कितना टाइम लगता है, एक कमांडर घोषित करने में कितना टाइम लगता है, और एक आदमी फारूक अब्दुल्ला
उसके खिलाफ एक्शन लेने में कितना टाइम लगता है। 3 स्टेटमेंट ऐसे दिए, कोई देश ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो अपने देश में रह के ये कहे कि चीन अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, या पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अब ये 3-4 पॉइंट मैंने बताए हैं, और ये रेडिकल एक्शन अगर तुरंत ना लिए जाए तो बेकार है। मेरे घर में अगर आग लग जाए तो क्या मैं कानून कायदे पढ़ूंगा या कॉन्स्टिट्यूशन की धाराएं पढ़ूंगा? मैं तुरंत एक्शन लूंगा। अगर एक्शन क्विक ना हो तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। लिहाजा मेरा ये कहना है, जो मैंने आपको 3-4 बताई वो इसलिए बताई कि मोरल इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने लड़ाई लड़ी है, मैं वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, और इसलिए मैं जानता हूँ कि लड़ाई मोरल से जीती जाती है, नंबर से नहीं जीती जाती। अगर नंबर से जीती जाती होती तो अब तक हमारी 1/3 से ज्यादा फौज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर तैनात है। अब तक इतने 2090 मतलब 1990 से लेके आज इतने साल गुजर गए, हम इस आतंकवाद को खत्म नहीं कर पाए। इसके लिए आवश्यकता है जोखिम उठाने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर इस तरह के वाकयात लगातार बढ़ रहे हैं तो ये अपने आप में काफी सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी के जवान हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे जवान हैं, वो लगातार उनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कईयों को मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन हमारे सैनिकों की भी इसमें शहादतें हो रही हैं और जम्मू संभाग पर ज़्यादा फोकस है। लेकिन मुझे लगता है जैसा आप कह रहे हैं, और एलजी साहब का भी बयान भी आया है कि इनका फंड को चला जाएगा, ऑपरेशन ऑल आउट चला जाएगा। उम्मीद करनी चाहिए कि हालात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 JKLH में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।